सब 3400 किलोमीटर की आपकी ऑलमोस्ट सुना है कि बॉर्डर इंडिया चाइना के साथ है, 1600 किलोमीटर की आपकी बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ है। तो इन केस अगर इंडिया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करना चाहता है और पिछले बहुत देर से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, तो ये आपका बनता है 5000 किलोमीटर का बॉर्डर दोनों मुल्कों के साथ। तो कल सब इतने बड़े उस पे बॉर्डर पे अगर आप S-400 मिसाइल सिस्टम लगाना भी चाहेंगे तो इज दिस पॉसिबल? ये तो बहुत बड़ी मिलिट्री इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट है जो कि जिसके लिए बहुत पैसा चाहिए। मैं ये नहीं कह समझता, इंडिया तकरीबन मेरी सुनने में आ रहा है पिछले 10 सालों से $100 अरब अपनी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में लगा चुके हैं। और वो ये सिपरी की रिपोर्ट्स मैं देख रहा हूँ, स्टॉकहोम बेस्ड एक थिंक टैंक है जो डिफरेंट मिलिट्री जो वो उसके सर्वे निकालता रहता है। सो आप समझते हैं 5000 किलोमीटर के ऊपर आप S-400 लगा पाएंगे या कि इसको स्लोली स्लोली इसकी तरफ जाएंगे, या आपके जरिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? कैसे हो दोस्तों, हम लेके आ गए हैं हमारी एक और वीडियो। आज की वीडियो हिंदुस्तान चाइना और हिंदुस्तान पाकिस्तान रिलेशंस पे है। वैसे तो दोस्तों पाकिस्तान को हमेशा से ही हिंदुस्तान से दिक्कत रहती है, लेकिन उसकी दिक्कत तब बढ़ जाती है जब वो जानता है, जब वो ये सुनता है कि हिंदुस्तान अलग अलग हथियार ले रहा है और अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है। तो उससे एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे देश और ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे, चाइना जैसे इररिस्पॉन्सिबल देश जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, जो एक बार को बम फेंकते हुए भी नहीं सोचेंगे, ऐसे देशों से बचने के लिए हमें S-400 जैसे सिस्टम्स को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हवा में ही दूसरी मिसाइल्स को, दूसरे बॉम्ब्स को उड़ा देगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जैसे देश जो अपनी जनता को रोटी भी नहीं दे पा रहे, एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं दे पा रहे, वो उनसे रोटी छीन के अपनी एडवांसमेंट करते हैं। जितनी ज़रूरत उन्हें हथियारों की नहीं भी है वो भी लेते हैं वो, लेकिन उन्हें परेशानी तब होती है जब हिंदुस्तान हथियार लेता है। और ख़ास तौर पर हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि चाइना की जो चाल है वो कहाँ तक जा सकती है। क्या चाइना अपनी इकनॉमी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा? क्योंकि ये दोनों देशों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लड़ाई होगी तो खाली हिंदुस्तान का लॉस नहीं होगा, चाइना का भी होगा। और वैसे भी चाइना जब से कोरोना फैला है सारी दुनिया में बदनाम है कि कोरोना फैलाने के पीछे चाइना का हाथ है, और वो है भी। तो क्या चाइना इस टाइम युद्ध करने की कंडीशन में है? क्या उसकी स्थिति इतनी मजबूत है कि वो हमसे आके युद्ध करे? जबकि सारे देश, दुनिया के मोस्टली जितने भी देश हैं, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को छोड़ के सब उसके खिलाफ हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्यों S-400 ज़रूरी है और क्या चाइना की अगली चाल होगी। आइए देखते हैं वीडियो। दूसरा पता ये भी चल रहा है कि वेपन्स की बाइंग भी चल रही है, तो आप इसको कैसे देखते हैं इस मूव को? क्या ये स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग है या कि एक रूटीन की चीज आप समझते हैं? देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान और रशिया का सवाल है, जैसा आपने बोला कि हमारे जो रिश्ते हैं वो काफ़ी पुराने हैं, और जितना पुराना हिंदुस्तान है 47 के बाद, उतने ही हमारे पुराने रिश्ते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 20 साल के अंदर अमेरिका का रोल हिंदुस्तान को लेकर काफ़ी बड़ा है, खास तौर से साउथ चाइना सी और साउथ ईस्ट एशिया को लेकर। लेकिन वो एक अपनी जगह पर कार्रवाई है। जहां तक रशिया का सवाल है, उसके साथ हमारे रिश्ते बहुत स्ट्रांग हैं। हमारा उनके साथ में ऑयल का भी ट्रेड चला, और अमेरिका के दबाव के चलते जो अमेरिका ने सैंक्शन लगाई रशिया के ऊपर, उसके चलते अमेरिका ने हमारे ऊपर काफ़ी दबाव बनाया कि हम जो है उससे कोई तजारत न करें। और आपको जैसा मालूम होगा, S-400 नाम का एक वेपन सिस्टम हम रशिया से ले रहे थे, और अमेरिका ने बहुत पुरजोर प्रयास करा कि वो हम हथियार अमेरिका से ना लें, रशिया से ना लें। लेकिन जैसा कि आप और हम जानते हैं कि हमारे रिलेशनशिप बड़े स्ट्रेटेजिक रहे हैं, पुराने टाइम से रहे हैं, अभी भी बड़े स्ट्रांग हैं। तो वो हमने अमेरिका की बात नहीं सुनी। और इस सब को अगर हम इस छोटे नटशेल में डालें तो हिंदुस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज हो, या हम कभी
चाहे रशिया के खेमे में नजर आए या कभी हम अमेरिका के खेमे में नजर आए, हम किसी भी खेमे में नजर नहीं आना चाहते। हमें जहां पे हमें फायदा होगा हम वहां पे अपनी बात करेंगे, और जिससे हमें फायदा होगा जिस चीज में हम उसी बात को रखेंगे, और उसी के चलते जो है राजनाथ सिंह रशिया गए हैं। और शायद ये आपको भी मालूम होगा कि हिंदुस्तान की जो अफवाज है, जो फौजें हैं, इसमें तकरीबन 70% या शायद हो सकता है उससे ज्यादा भी जो इक्विपमेंट है वो सारा रशियन ही है, और वेस्टर्न इक्विपमेंट कम है। और क्योंकि चाइना के साथ तनातनी है, और हमको ये लगता है कि आगे आने वाले टाइम में टू फ्रंट सिचुएशन भी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर फ्रेंड है, और हो सकता है कि ये दोनों मिलकर कोई ऐसी कार्रवाई करें, तो हिंदुस्तान को उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और उसी के चलते राजनाथ सिंह जो हैं स्पेयर्स की सप्लाई को लेकर और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर रशिया गए हैं, और उनसे एक आश्वासन लेने के लिए गए हैं कि अगर स्थिति हमारी बिगड़ती है तो आप हमें हेल्प करते रहेंगे। और उसका सबसे पहला जो संकेत जो मिला है वो वहां से ऐसे मिला है कि चाइना ने मुखालफत करी थी रशिया की अभी हाल ही के दिनों में। इनफैक्ट अभी राजनाथ सिंह गए हैं तभी उसने बोला है कि हिंदुस्तान को S-400 नाम का एयर डिफेंस सिस्टम ना दिया जाए, और रशिया ने उस बात को खारिज कर दिया है। रशिया अपनी बात पर कायम है और वो हमें एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर रहा है। दिसंबर तक करना था, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि आप हमें जल्दी करें क्योंकि हालात गंभीर हैं। कल साहब बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बात की है कि आपने कहा एक तो आप अपना वो बैलेंस रखना चाहते हैं और किसी एक दायरे में नजर नहीं आना चाहते, लेकिन कल साहब दो मुझे एक सवाल बड़ा जो है ना वो पिंच कर रहा है और मैं उसका शायद किसी आंसर मुझे नहीं मिल पाया। मैं वो पहले तो वो करना चाहता हूं, फिर मैं S-400 पे भी बात करना चाहता हूं। देखिए कल साहब मुझे पता है, मैं एक दफा पाकिस्तान के एक फॉर्मर DG एयर डिफेंस से मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने भी S-400 देखा है, वो देखने गए थे रशिया। पाकिस्तान भी जाहिर बात है इसको चाहता है कि पाकिस्तान और भारत की जो बॉर्डर लाइन है तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो तकरीबन 1600 किलोमीटर है। तो इतना बड़ा जो बॉर्डर है उसके ऊपर हम थोड़े एक आधा जो डिफेंस सिस्टम ले लें तो शायद हमें इतनी वो जरूरत ना पड़ेगी। तो शायद उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन एक S-400 $1 बिलियन का, आई मे बी रॉन्ग, मुझे इसका वो आई एम नॉट अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी और बाइंग में नहीं हूं। तो कंसेप्ट 3400 किलोमीटर की आपकी ऑलमोस्ट सुना है कि बॉर्डर इंडिया चाइना के साथ है, 1600 किलोमीटर की आपकी बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ है। तो इन केस अगर इंडिया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करना चाहता है और पिछले बहुत देर से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, तो ये आपका बनता है 5000 किलोमीटर का बॉर्डर दोनों मुल्कों के साथ। तो कल सब इतने बड़े उस पे बॉर्डर पे अगर आप S-400 मिसाइल सिस्टम लगाना भी चाहेंगे तो इज दिस पॉसिबल? ये तो बहुत बड़ी मिलिट्री इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट है जो कि जिसके लिए बहुत पैसा चाहिए। मैं ये नहीं कह समझता, इंडिया तकरीबन मेरे सुनने में आ रहा है पिछले 10 सालों से $100 अरब अपनी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में लगा चुका है। और वो ये सिपरी की रिपोर्ट्स मैं देख रहा हूँ, स्टॉकहोम बेस्ड एक थिंक टैंक है जो डिफरेंट मिलिट्री जो वो उसके सर्वे निकालता रहता है। सो आप समझते हैं 5000 किलोमीटर के ऊपर आप S-400 लगा पाएंगे या कि इसको स्लोली स्लोली इसकी तरफ जाएंगे, या आपके जरिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि S-400 बॉर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं है। बॉर्डर कितने भी लंबे हों, कितने भी छोटे हों, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एरिया एयर डिफेंस सिस्टम है। ये बहुत ही हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो टारगेट्स हैं उनको एक एंटी मिसाइल शील्ड प्रदान करता है। यानी कि अगर लड़ाई होती है चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो हमारे हाई मिलिट्री वैल्यू टारगेट जो पाकिस्तान के लिए वो दिल्ली है, वो बॉम्बे है। ये ऐसे दो उदाहरण मैं दे रहा हूं। ये बहुत हाई वैल्यू, क्योंकि अगर मान लो कि कल न्यूक्लियर वॉर होती है और आप दिल्ली को तबाह करते हैं या बॉम्बे को तबाह करते हैं तो फिर बहुत उसके नतायज गंभीर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये वाला मिसाइल सिस्टम हम लगाते हैं तो 100 न्यूक्लियर मिसाइल्स को एक साथ ट्रैक करके और उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
तो इसका मकसद बॉर्डर पे लगाने का नहीं है, और बॉर्डर के ऊपर कोई न्यूक्लियर हमला भी नहीं होगा। हमला होगा तो हाई वैल्यू टारगेट्स के ऊपर होगा, जहां पर आपका इकोनॉमिक नर्व सेंटर है, जहां पे आपकी गवर्नेंस सेंटर है, जहां पे आपकी इंडस्ट्रियल नर्व सेंटर है, वहां पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लिया जा रहा है। और ये एक एंटी मिसाइल सिस्टम है। जहां तक हिंदुस्तान के दिफा के ऊपर पैसे खर्च करने की बात है, तो हमारी इकोनॉमी काफी ठीक है, और इकोनॉमी होते के साथ ही और हम लोग अपना जो जीडीपी जो खर्च करते हैं परसेंटेज, वो 1.6% जीडीपी है। और हम लोगों की मांग है कि कम से कम 2% जीडीपी होना चाहिए, लेकिन सरकार जो है ये बात नहीं मानती है और बहुत कम खर्च कर रही है। इसकी बड़ी गिला है हम सबको। और तो ये इशू है, रिलेटिव है। अगर हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम उसका बहुत कम परसेंटेज यूज कर रहे हैं, और जबकि हमें करना चाहिए तकरीबन 2% ऑफ जीडीपी। और जो जो चीजें जरूरी है दिफा के लिए, वो तो फिर खर्चा करना पड़ेगा। इसके लिए तो आप दूसरी तरफ मुंह नहीं मोड़ सकते। बिल्कुल सही कहा आपने कि जारी बात है, दिफा के ऊपर तो उसके ऊपर तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप S-400 से आप जो हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको बचाना मकसद है। बट एनी हो, मैं इसे किसी और लेंस से देख रहा था। और तो कल साहब ये बताएं कि ये जो हमने वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, को आइंदा ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं, उस पर जब जा रहे हैं। तो ये बताएं कि ये जो कल टॉक्स हुई हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे चाइना और इंडिया के दरमियान, तो सुना को 11 घंटे वो टॉक्स चली हैं, तो क्या उसमें क्या डेवलपमेंट हो पा रही है? क्या जो जो चाइनीज मौकफ है कि जी इंडियंस आ गए हैं हमारी जगह पे, इंडियंस कहते हैं कि नहीं चाइना इसमें आ गया है, तो उधर कोई चलो मिलिट्री लेवल पे तो टॉक्स हो रही है, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे टॉक्स अभी मेरा ख्याल है कि कहीं शुरू नहीं हुई। तो इसमें आप क्या देखते हैं, कोई इसमें सैर हासिल इसका कंक्लूजन निकलेगा इन टॉक्स का, या दोनों ममालिक रिलैक्सेशन शो करेंगे, जिससे ये है कि कहीं ना कहीं चीजें डिफ्यूज तो किसी हद तक हो गई हैं? क्योंकि मैं किसी सहाफी से बात कर रहा था इंडिया में ही, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, वो लद्दाख में थे। वो कह रहे थे कि जी वॉर क्लाउड्स है इस वक्त लद्दाख में, बहुत सारा मैन एंड मटीरियल वहां पे ट्रांसफर हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि चीजें डिफ्यूज हुई हैं या हो पाएंगी इन टॉक से, या समझते हैं कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा? देखिए, चाइना को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ओके, मैं इसको ऐसे करता हूं कि सबसे पहले चाइना ने हमारे परसेप्शन में आके पगोंगसो इलाके में फिंगर फोर पे आके अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। तो हमारे नजरिए से चाइना ने हमारे इलाके में घुसपैठ करी है। चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि LAC फिंगर फोर से जाती है और हम अपने इलाके में बैठे हैं। जहां तक गलवान का मामला है, जहां पर दोनों फौजों के बीच में थोड़ी झड़प भी हुई, वहां पर LAC के ऊपर परसेप्शन के ऊपर कोई मतभेद नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। वहां पर डिफरेंस सिर्फ ये था कि हमारे जो आपस में मुआहदे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर दोनों तरफ आप जो है परमानेंट सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, और भारी हथियारों के साथ में कोई एक्सरसाइज या कोई पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो उस चीज का वायलेशन किया था चाइना की तरफ से, और उसी के चलते चलते ये थोड़ी तनातनी हुई, जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अमेरिकन रिपोर्ट्स और चाइनीज की खुद की जो रिपोर्ट्स है, एनीवेयर बिटवीन 35 to 55 उनके सैनिक मारे गए हैं। उनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है, तो पक्का नहीं कहा जा सकता कि वहां पे कितने सैनिक मारे गए। अब जो मुज़ाकरात हुए लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर 11 घंटे बातचीत चली, और हिंदुस्तान ने यह बोला है कि आप जो है 5 अप्रैल वाली जो पोजीशन है आप वहां पर जाएं, और चाइना की तरफ से थोड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन हिंदुस्तान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपको उस लेवल पर जाना ही पड़ेगा। और हमने जो अपनी तरफ से जो कार्रवाई शुरू करी है, हमने पूरी बॉर्डर को बहुत ही संजीदा तरीके से उसको हमने स्ट्रेंथन कर दिया है। फौजें जो
चाइना के मकसद से हैं वो उधर जा चुकी हैं, बिल्डअप हो रहा है दबादब। एयरफोर्स का एलिमेंट जो है बहुत एक्टिव है और हमने वो पोस्टरिंग कर दी है, चाइना को बता दिया है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं और आप अगर यहां से नहीं हटेंगे तो आगे की कार्रवाई जो है वो गंभीर हो सकती है। तो चाइना और हिंदुस्तान में अभी ये सहमति बनी है कि हम सिचुएशन को डिसएंगेज करेंगे और डिफ्यूज करेंगे, लेकिन अभी वो उसके जो निटिग्रिटीज है कि हम वो कैसे करेंगे और कैसे वो वे फॉरवर्ड होगा, वो अभी आगे आने वाले मुज़ाकरात और होने वाले हैं और उसके अंदर तय होगा। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं इस समय फॉरेन मिनिस्ट्री इंडिया की और चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी बातचीत हो रही है, ऑनलाइन बातचीत है। जो मैंने सरसरी तौर पे पढ़ा था, इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री से जॉइंट सेक्रेटरी जो है मुज़ाकरात करेंगे, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं इस प्रकार से बातचीत हो रही होगी या होगी। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर भी ये कार्रवाई चल रही है और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया और चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर हाउस है। कोविड-19 के चलते चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है -5% दिखा रहा है और इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो -3% पर चल रही है। दोनों ममालिक के लिए ये एक कोई ऐसा मौका नहीं है कि आप आपस में लड़ लेंगे और लड़के आप जीत जाएंगे, चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो, क्योंकि उसके नतायज जो है आपकी अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीर पड़ेंगे, इकोनॉमी पर काफी गंभीर पड़ेंगे।